Recording started, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Good morning to all of you again. तो इक्विटी डेरिवेटिव सर आज ऐसे तो आज नॉर्मली मैं मंगलवार को टेक्निकल कराता हूँ, बट सर कल थोड़ा सा पॉइंट बाकी था तो मैं सोचा कि आज एक काम करते हैं, आज इक्विटी डेरिवेटिव का जो पार्ट चल रहा था उसको कर लेते हैं, फिर कल हम लोग टेक्निकल पढ़ लेंगे। उसके बाद वो लीगल मैटर जो है ना, वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लीगल मैटर एज वेल एज सेटलमेंट रिलेटेड भी है, वो भी बता देंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट नाउ? तो बेसिकली इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स आप लोगों को पता है, हम लोग अभी थोड़ा थ्योरेटिकल एरिया में बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकल माने एग्जाम ओरिएंटेड एक एरिया है, उसमें चर्चा चल रहा है। दैट इज स्क्रीन शेयर है सर सबको? हाँ सर। ओके सर। तो जैसे कि गुड मॉर्निंग पूर्वा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर करेंटली हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं दिस एरिया, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम्स, क्लियरिंग सेटलमेंट एज वेल एज लीगल एरिया। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी, ये बेसिकली 3-4 एरिया है जिस पे अभी थोड़ा बातचीत चल रहा है। मैं सोचा था कि थोड़ा थॉरो स्टडी कर लेंगे, बट फिर भी बीच बीच में थोड़ा फंडामेंटल इश्यूज आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है तो फिर उसके लिए भी जाना पड़ रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन ये जस्ट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि नियम है, एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स वाई मैं सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा, नहीं तो जो ऑप्शंस का जो आप लोगों को पता है एज ए ट्रेडर जो सबसे ज़रूरी होता है दैट इज ऑप्शन स्ट्रेटजीज वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, बट अभी कोई उपाय नहीं है क्योंकि आप सबको एग्जाम देना, आई नो दैट। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसीलिए बात कर रहा हूँ। मार्केट का क्या खबर है? अरे आज क्या हुआ सर, छोटा सा दिख रहा है। স্যার তার গ্যাপ আপ দিয়েছে অনেকটা কিছু, ভালোই গ্যাপ গ্যাপ আপ আপ দিয়েছে। গ্যাপ আপ দিয়ে ডাউন আছে, গ্যাপ আপ দিয়ে হ্যাঁ কমেছে। সাইডওয়েজ মতো একটু হয়েছে কাইন্ড অফ। সাইড মানে গ্যাপ আপ ওপেনিং দিয়ে একটু সাইড হয়েছে। 19,763, 20,000 তো ছুঁয়ে গেল রে। আরে এই মান্থ এন্ডেই করে দেবে দেখুন। তাই তো দেখছি 20,000 ছুঁয়ে দিল। হ্যাঁ, আর স্যার সেন্সেক্সও তো হাই। আর নিফটি হাই তো সেন্সেক্স তো হাই হবেই, তো নর্মাল। এক্সাম ব্যাংক নিফটিও ভালো দিয়েছে স্যার, কালকে প্রায় 600 কত প্লাস দিয়েছে, আজকেও মোটামুটি 300 উপরে প্লাস দিচ্ছে। আমি নিফটিটা বেশি ফলো করি बिकॉज निफ्टी सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। ऐसा नहीं कि सेंसेक्स स्टैंडर्ड नहीं है, सेंसेक्स आल्सो स्टैंडर्ड, बट निफ्टी के ऊपर बेस करके तुम मार्केट को ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हो। और तुम देखना जब भी कोई मार्केट के बारे में बात करते हैं सबसे ज्यादा निफ्टी में ही बात करता है। सेंसेक्स इज आल्सो देयर बट निफ्टी में ज्यादा बातचीत होता है। ओके, इसलिए निफ्टी में ज्यादा बात होता है क्योंकि निफ्टी में ट्रेड भी होता है ना, सेंसेक्स में तो ट्रेड नहीं होता है ना। হ্যাঁ স্যার ওটা যদি হচ্ছে তাহলে ভালো হতো। सेंसेक्स से ट्रेड होले ভালো হতো। হ্যাঁ তাহলে ওরা পপুলারিটিটা বাড়তো মার্কেট। তো একটা আছে ওটাকে ইউজ করতে পারছিস না, আবার এবারে সেন্সেক্সের পেছনে পড়বে। থাক, এমনি অনেক কষ্টে ডেরিভেটিভ সেগমেন্ট তৈরি হয়েছে দেশে, আগে তো এগুলো ছিলই না प्रॉपर्ली। तब 2000 के बाद से ये डेरिवेटिव सेगमेंट्स को एक्चुअली डेवलप किया गया, नहीं तो इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं था सर। मार्केट ही स्ट्रांग नहीं था, मार्केट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलता था, काफी मैनिपुलेशन होता था। वहां से मार्केट काफी अपने आप को डेवलप किया है समय के साथ साथ। दीज ऑल आर डिपेंड ऑन प्रॉपर गवर्नेंस, गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं इसलिए गवर्नेंस का बात किया, गवर्नेंस माने बेसिकली लीगल एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कंट्री में लीगल एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर लॉ अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा तो तुम किसी भी फील्ड में ना डेवलपमेंट नहीं देख पाओगे। इसका मेन रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट भी जब किसी कंट्री में जाता है तो वो भी उस कंट्री का लीगल मैटर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लीगल मैटर इम्पोर्टेंस क्यों देना पड़ता है सर? क्योंकि अगर कंट्री का नियम
ज्यादा टफ है या ज्यादा लूज है ये मैटर नहीं है। मतलब कोई बोलेगा सर टफ लॉ अच्छा होना होता है क्या, नहीं सर, बात टफनेस या लूजनेस का नहीं है, बात है कि लॉ है कि नहीं, और जो लॉ है वो कितना मार्केट को फेवर भी करता है और साथ में एक बैलेंस भी मेंटेन करता है। मैंने ऐसा लॉ ना बनाओ जो मार्केट के अगेंस्ट में चला जाए, ठीक है, और ऐसा लॉ भी नहीं करना चाहिए कि जो मतलब जिसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बैलेंस कॉन्सेप्ट में अगर लॉ सिस्टम चलता है तो इंटरनेशनल सिनारियो में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो दूसरे कंट्रीज होते हैं, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी ना थोड़ा सा तसल्ली होता है। और इंडिया में भी अगर हम आप जैसे लोगों का बात करूं तो जो बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के नाम से जानते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, सभी तो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं ना सर। तो ये ऑल आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे एफआईआई हो जाए, डीआईआई हो जाए, रिटेल पार्टिसिपेंट जैसे हम आप जैसे लोग हो जाए, या फिर थोड़ा लार्ज लेवल जो इन्वेस्टर्स है इंडिविजुअल्स पे वैसा लोग हो जाए। तो सभी का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा मार्केट में जा रहा है और मार्केट एक लीगल स्ट्रक्चर में अच्छा चल रहा है और एक सही हाथों में। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। ये सुनने में बड़ा बोरिंग सा लगता है, लॉ लॉ लॉ, बट सर बिना लॉ का किसी भी चीज में इंसान को भरोसा ही नहीं होगा, ठीक है, यही चीज है, लॉ होना चाहिए, प्रॉपर लॉ होना बहुत जरूरी भी है। चलो सर हम लोग यहाँ पर सर ट्रेडिंग सिस्टम पे लास्ट कुछ पॉइंट्स है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है मैं आप लोगों को लास्ट कुछ क्लासेस में बताया, मैं आशा करूंगा कि आप लोग उसको एनएससी के साइड से या फिर बीएससी के साइड से कवर अप कर रहे हो, ठीक है, कर लो। बस थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस है और चैप्टर रिलेटेड आप देखना क्वेश्चंस भी आपको जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है ना उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। सो उसी टाइप का क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में पूछते हैं। डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया कल, ये भी एक अच्छा एरिया था सर, बोनस का, डिविडेंड का, स्टॉक स्प्लिट का। कल लास्ट में बोनस का एक अच्छा एग्जाम्पल भी मिल गया था, है ना, बोनस रिलेटेड एग्जाम्पल भी मिल गया था, वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था और इन्फोसिस में, वो भी अच्छा एग्जाम्पल था सर। फिर डिविडेंड के बारे में बातचीत हुआ था। मार्जर डीमार्जर भी एक कॉर्पोरेट एक्शंस का बहुत बड़ा एरिया है ना। जैसे जब कोई कंपनी डिसीजन लेते हैं कि हमको किसी के साथ मार्च करना है या डीमार्च करना है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका भी हिसाब किताब मार्केट के अंदर होता है। तो कहने का मतलब है ये जो भी पॉइंट्स लास्ट क्लास से हम लोग उठा के चल रहे हैं, ये बेसिकली और कुछ नहीं है सर, कॉर्पोरेट एक्शंस के साथ डेरिवेटिव मार्केट कैसे एडजस्टमेंट करता है, ठीक है, हाउ डेरिवेटिव मार्केट विल रिएक्ट इन अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस, और वो अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट कर सकता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। तो हम लोग कुछ अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में सर कल बात भी की, बोनस के बारे में बात हुआ, राइट के बारे में बात हुआ, राइट्स मैंने राइट इशू, हाँ, राइट इशू क्या होता है बताया था ना सर, शेयर इशू करते हैं अपने ही कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू किया जाता है। इसके ऊपर कंपनी लॉ में एक पूरा डिटेल्स चैप्टर होते हैं, बट मैं बार बार बोलूंगा सर कि इतना डिटेल्स में भी जरूरत नहीं है, नहीं तो सर ये देखो क्या चैप्टर के अंदर आता है, कौन सा चैप्टर के अंदर आता है शेयर इशू, प्रोस्पेक्टस नहीं, हाँ प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर अगर मैंने किसी को डिटेल्स में पढ़ना है तो ये देखो सर, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन रिलेटेड मैटर्स, और ये देखो सर ये आपका हो जाता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। देख पा रहे हो सर, जो लोग एक्चुअली सीए या सीएस का या सीएमए का क्लास करते हैं उनको ये सब डिटेल्स में थोड़ा बताने का मौका मिलता है, पढ़ने का भी उनको मौका मिल जाता है। कोई बात नहीं, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, जो लोग सीएस नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आप ये सब पढ़ने बैठो डिटेल्स में। बट अगर हाँ देखो सर, एडुकेशन एक ऐसा चीज है, इसमें जितना जानो उतना कम है, ठीक है, तो आप अपने आप को रेडी कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। बट हाँ जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखो सर, एक पब्लिक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकता है, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो चार्टर्ड स्टूडेंट होते हैं या कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट होते हैं या सीएमए वाले भी होते हैं, उनको किस तरह से डिटेल्स में थोड़ा लीगल मैटर पढ़ना पड़ता है। जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, है ना, बोनस इशू, ठीक है, इसका पूरा लॉ एकदम डिटेल्स में बोला गया है इसका।
ठीक है, जब कंपनी करता है तो उसके पीछे कंपनीज एक्ट का क्या एरिया कवर होता है, सेबी किस तरह से कंपनीज एक्ट के साथ मिलके काम करते हैं, सब कुछ समझाया जाता है। कोई बात नहीं सर, जस्ट मुझे याद आया तो मैं दिखाया। सिमिलरली ये सब भी लीगल एंड अकाउंट्स मैटर है, मार्जर, डिमार्जर, एमलगमेशन, स्प्लिट्स, कॉन्सोलिडेशंस, हाइव ऑफ, वारंट्स। शेयर वारंट भी ना एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। शेयर वारंट क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को नॉर्मली इस तरह का सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी के पास शेयर वारंट होता है ना, तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए, इट्स नॉट लाइक ईसॉप, ठीक है, इट्स नॉट लाइक ईसॉप। माने अगर आपके पास वारंट है तो जैसे क्या होता है ना, अगर पुलिस के पास वारंट होते हैं तो पुलिस क्या करता है, उसको घर से उठा के लेके जाता है कि आपके नाम पे वारंट निकला है। तो बात वैसा ही है कि अगर कंपनी किसी को, कोई शेयर होल्डर को या किसी एम्प्लॉय के नाम पे कोई वारंट डिक्लेयर कर देता है ना सर, ठीक है, तो वो वारंट ना एक सर्टेन टाइम के बाद, मे बी 2 साल, 4 साल, 5 साल, मे बी 10 ईयर्स, ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी का जो भी शेयर का दाम रहेगा, वो बंदा आके ना वो वारंट दिखा के कंपनी से वो शेयर का जो दाम है ना वो उठा सकता है। तो ये शेयर वारंट में देखने को मिलता है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर शेयर वारंट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट शेयर वारंट भी ना एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये इंडिविजुअल के साथ कंपनी का ही है, ठीक है। शेयर वारंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन that allows the individual to trade the company shares at a fixed price on or before pre-decided date, ठीक है। माने एक फिक्स प्राइस में कंपनी उसको शेयर का दाम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि इस दाम पे आपको दिया जाएगा। स्टॉक वारंट भी बोलते हैं, ठीक है। द प्राइस इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, जिस दाम पे वो उस पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड किया जाता है, एंड द डेट बिफोर विच इट कैन बी ट्रेडेड इट कॉल्ड एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। ये देखो यहाँ कुछ इस तरह का देखने में होता है सर, ये देखो योर कंपनी नेम, शेयर इशूड टू, किसके नाम पे दिया जा रहा है, वारंट की तरह, ठीक है, एक सर्टिफिकेट, ठीक है, एक सर्टिफिकेट। तो अगर आप शेयर वारंट आपको इशू किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो उस पर्टिकुलर डेट में आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो रिडीम करने का मौका मिलता है। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एम्प्लॉइज को भी कई बार देते हैं। इसको शेयर वारंट बोलते हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना है या फिर नहीं सुना है, बट आगे से सर ये सब के ऊपर ना अकाउंट्स वगैरह में भी बातचीत होता रहता है। और एक कॉन्सेप्ट है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, इसके बारे में भी थोड़ा सुन लो। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स जो है ना सर, इसको क्या बता सकते हैं, इट्स प्रीमियम है बेसिकली। Secured premium notes are financial instruments which are issued with a detachable warrant and redeemable after certain period. ये कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसा है, ठीक है। जैसे आप लोग एनसीडी के बारे में सुने हो, ऐसे ये भी जैसा लीगल बातें हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो सारा दिन एक ही टॉपिक में चला जाएगा। डिवेंचर जैसे होते हैं ना, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स भी उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सबसे पहले ना आपको मैं अगर डिवेंचर के बारे में बता दूं, एनसीडी के बारे में, तो आपको एनसीडी एसपीएंस भी समझ में आ जाएगा। तो एनसीडी बस और कुछ नहीं है, कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने का दो तरीका होता है सर। अभी आपको मैं लॉ का भी इस एरिया से दिखा रहा था। मार्केट से कंपनी को जब पैसा रेज करना होता है तो कंपनी या तो शेयर इशू कर सकता है या तो डिवेंचर इशू कर सकता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर कंपनी डिवेंचर इशू करता है, अगर कंपनी डिवेंचर इशू करता है तो बेसिकली वो लोन होगा। मैंने एक सिंपल बात करता हूँ सर, एक एयर लिमिटेड है, ठीक है। अब एयर लिमिटेड को चाहिए 400 करोड़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर उसको 400 करोड़ चाहिए तो वो सोच रहा है कि भाई पूरा का पूरा पैसा हमको शेयर मार्केट से या शेयर के थ्रू से नहीं चाहिए, ठीक है। यानी शेयर के केस में क्या होता है कि जो भी बंदा कंपनी को 200 करोड़ देगा, ध्यान से सुनना सर बात को, एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर और एक का नाम मैं ले रहा हूं डिवेंचर। इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं ना, ये कंपनी में अगर पैसा देता है तो कंपनी में उनका ना शेयर होल्डिंग आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्या बोला, 200 400 करोड़ है ना, तो इसको 200 200 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो उनको ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट माने जो फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है सर, ठीक है, जो आज ही होता है शाम को, वहां पर ना ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर ना काफी डिटेल्स में ये भी मौका मिलता है सर।
तो अगर मानो आप 200 करोड़, इधर भी 200 करोड़, ठीक है, इस तरह से कंपनी चाहते हैं कि हमको पैसा चाहिए, लेकिन वो सोच रहा है कि भाई सारा पैसा लोन लेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो सर? अगर 400 करोड़ लोन उठा लेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन हो जाएगा। डिवेंचर इज अ लोन सर। हाँ, तो आप मुझे एक चीज बताओ, टू मच इंटरेस्ट अच्छा होता है क्या कंपनी के लिए? मैंने अगर कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा हो जाए, क्या ये कंपनी के लिए अच्छा होगा? हेलो, बताओ सर थोड़ा सा। ना ना ज्यादा इंटरेस्ट, अच्छा, लोन लेना खराब होता है क्या? मतलब क्या आप না ऐसे बोलो লোন कि নেওয়া খারাপ না। না লোন নেওয়া मतलब খারাপ না, তবেই তো এফেক্টটা ক্রিয়েট হবে। एग्जैक्टली सर, मतलब ऐसा भी नहीं कि लोन, नॉर्मली एक आम परसेप्शन ऐसे होते हैं, नॉर्मली जो कॉमन परसेप्शन ऐसे होते हैं कि कंपनी का लोन है, ये इंटरेस्ट दे नहीं पाएगा। ज्यादातर केस में हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत लोन ठीक है, जितना आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल बात है कि अगर आप, आपका एसेट लाइबिलिटी रेशियोज वगैरह, ठीक है, लिक्विड रेशियो वगैरह जो होता है ना, वो रेशियो में बताया जाता है, वो भी फंडामेंटल का पार्ट है। तो वहां पर ना ये चीज समझा जाता है कि आखिर कितना कंपनी के पास एसेट है, कितना कंपनी का लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक 2:1 वाला है, मैंने एसेट 2 भाग है, लाइबिलिटी 1 भाग है, क्या कंपनी बेयर कर सकता है अपना लाइबिलिटी? अगर बेयरेबल कंडीशंस में है तो इट्स ओके। लेकिन कई बार कंपनी अपने हैसियत के हिसाब से ज्यादा ले लेता है और वो मैनेजेबल भी नहीं हो पाता है, तब मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी ना सोचते हैं कि थोड़ा सा लोन लिया जाए, और लोन में ना एक सुविधा होता है, टैक्स में डिडक्शंस मिल जाता है। क्या मिलता है कि नहीं मिलता? जो लोग ऑलरेडी जानते हो इस बात को, ये भी एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है सर। अगर बिजनेस के पास लोन है ना तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका टैक्स वैल्यू को घटा देता है। और आपको पता है ना, बिजनेस में स्पेशली कंपनी लेवल में 30% टैक्स होता है, कम से कम। फॉरेन कंपनीज के वगैरह में तो 40% टैक्स अमाउंट है। तो कुछ कम नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली देना पड़ता है, फ्लैट। 100 कमाओगे तो 30 सरकार को देना है, 40 सरकार को देना है। तो कहीं ना कहीं टैक्स बर्डन को भी कम करना कंपनी का एक टारगेट रहता है। ठीक है, तो कंपनी ना दो तरह से अपना कैपिटल रेज कर सकता है, या तो इक्विटी के थ्रू से कर लेगा, या तो डिवेंचर के थ्रू से कर लेगा। लेकिन डिवेंचर का क्या है, डिवेंचर के भी टाइप्स है। मैं अभी थोड़ा सा इसीलिए आपको डिवेंचर का आइडिया दिया। अच्छा, डिवेंचर के भी टाइप्स है। इसमें भी ना एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। अब ये कौन सा कन्वर्ट का बात कर रहा है? फिर डिवेंचर का जो कन्वर्जन का बात कर रहा है, वो मेनली क्या डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर कोई डिवेंचर अगर कोई डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है बाद में, तो उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। बट अगर कोई डिवेंचर कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, माने कब ऐसा होता है? आपके मन में फिर से सवाल है कि सर ऐसा कब होगा कि कंपनी अपना डिवेंचर को कन्वर्ट कर देगा? सर ये तब हो सकता है कि अगर कंपनी को ना इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है, या फिर कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को थोड़ा सा, क्या बताऊं सर, माने एक एक एहसास ये कराता है कि भाई अगर बाई चांस आपको पैसा ना भी मिलता है, आपको कंपनी का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि फ्यूचर में आप चाहो तो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, आपका जो पैसा है उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करते हैं ज्यादातर, अगर भाई डिवेंचर है तो डिवेंचर को प्योरली डिवेंचर रखो, तो उसको नाम दे दिया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अलग अलग प्रोडक्ट है, माने आप इस डिवेंचर को कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, कंपनी एक सर्टेन टाइम के लिए 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी अमाउंट है, 400 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी हो सकता है। अब देखोगे मार्केट में आपको न्यूज भी मिलेगा। हम लोग सिर्फ शेयर मार्केट के ऊपर खबर रखते हैं, लेकिन मार्केट में कंपनी लोन भी इशू करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये सब चीजों का ज्यादा खबर होता है, क्यों? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि लोन लोन के बदले भी कंपनी इंटरेस्ट पे करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर इशूड विद डिटैचेबल वारंट्स एंड आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। माने कंपनी वही सेम टाइप का है कि प्रीमियम के साथ अपने शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट रिडीम करेगा। इट्स जस्ट लाइक अ डिवेंचर, ठीक है, विद वारंट। इट कैन बी इशूड बाय द कंपनीज विद लॉक इन पीरियड से फॉर 4 to 7 years। नॉर्मली 4 से 7 साल के लिए होते हैं सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। यानी आप कंपनी को पेमेंट करो, कंपनी आपको एक सर्टेन टाइम के बाद विद इंटरेस्ट आपको कुछ पैसा रिडीम कर देगा। ठीक जैसे डिवेंचर है, लेकिन वो शेयर की तरह है, प्रीमियम के साथ आपको देगा, सिक्योर्ड प्रीमियम
समझ रहे हो सर? सब अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है, नाम और कुछ नहीं, इसलिए होता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। दिस कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए नोटिस पीरियड ऑफ 4 to 7 years, मैंने 4 से 7 साल के लिए आपका पैसा उधर रहेगा। दिस वे इट इंश्योर द होल्डर राइट टू अप्लाई एंड गेट अलॉटेड इक्विटी शेयर्स, बदले में कंपनी उसको शेयर्स भी दे देते हैं। Secured premium notes has lock-in period during which the interest is not necessarily to be paid for the investment amount. ये जो 4 से 7 साल का टाइम पीरियड है ना सर, इस 4 से 7 साल के पीरियड में अगर कोई बंदा कंपनी का एनपीएस परचेज किया है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि कंपनी उनको हर साल इंटरेस्ट देते जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, जब 7 साल बाद या 4 साल बाद उनको रिडीम करेगा, तब इंटरेस्ट के साथ उनको दे देगा, माने बेसिकली तब वो क्यूमुलेटिव पैटर्न का हो जाएगा, तब वो क्यूमुलेटिव पैटर्न का हो जाएगा। एक्चुअली आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया? आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स है, एक एक चीज एक एक क्लास ले लेते हैं लॉ में, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा डिटेल्स में कैसे जाऊं बोलो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ लॉ का पेपर 6 महीने लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट एक पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, बोलो बोलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या या आ रहा है? आप लोग चुप हो तो आपका चुप को क्या मानूं? अंडरस्टैंड हो रहा है या ना? हाँ या ना, क्या मानूं सर? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। अच्छी तरह, ठीक है, चलो इशू सर, समझ में धीरे धीरे और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना है, जस्ट थोड़ा सा नाम मेंशन कर दिया है, और आपको बस पता होना चाहिए कि ये सब अलग अलग चीजें होता है, ठीक है। अब ज्यादा नॉलेज लेना है तो फिर आपको पता ही है क्या करना पड़ता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज में आगे बात करते हैं सर, पोजीशन लिमिट, ठीक है, ठीक है, मार्केट रिलेटेड मैटर है। पोजीशन लिमिट सर, ये पोजीशन लिमिट के बारे में थोड़ा सा सुन लिया जाए, क्या है क्या नहीं है। तो ट्रेडिंग मेंबर्स वाइज पोजीशन लिमिट, ट्रेडिंग मेंबर जैसे कि आपको पता है ब्रोकिंग कंपनीज जो होते हैं, है ना, वो ट्रेडिंग मेंबर्स ही होते हैं। तो इसमें ना एक होता है सर आपका इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर, इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के ऊपर। नाउ व्हाट इज मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट? ये मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट क्या है, ठीक है। इसमें एक्चुअली कुछ लिमिटेशंस है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू ट्रेडिंग मेंबर के पास होना चाहिए, उसके बारे में बोला है। द ट्रेडिंग मेंबर पोजीशन लिमिट इन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर, इक्विटी इंडेक्स माने, हाँ सर, इक्विटी इंडेक्स माने एक इक्विटी इंडेक्स का एग्जांपल दो, जैसे कि निफ्टी নিয়ে নাও, নিफ्टी নিয়ে নাও। थैंक यू, निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी, हाँ बोलो, कोई कुछ कहा? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, हाँ चलेगा, बैंक निफ्टी, थैंक यू सर, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग मेंबर होंगे ना सर, उनका एक पोजीशन लिमिट है कि वो एक पोजीशन तक उसका रखना पड़ेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उनको अपना होल्डिंग रखना पड़ेगा, शैल बी हायर ऑफ 500 crore, ठीक है। द ट्रेडिंग मेंबर पोजीशन लिमिट इन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी हायर ऑफ 500 crore और 15% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट इन द मार्केट। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सब पहले बोला हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जो ट्रेड होता है मार्केट में, फ्यूचर हो या ऑप्शंस, यू ऑल नो सर, तो उसमें अगर किसी ने बाई किया तो सेल बाकी है, या सेल किया तो बाई बाकी है। बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग ट्रेड है ना, आउटस्टैंडिंग ट्रेड मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं है, तो जितना पोजीशन मार्केट में ओपन रहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट इन दी मार्केट, जो टोटल वैल्यूएशन रहेगा कैपिटल का ओपन इंटरेस्ट में, जो भी ट्रेडर जितना कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अभी स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, ये मैंने डिटेल्स में बातचीत किया था जब हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बीच में हुआ था बात। फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में बात किया था। सो टोटल ओपन इंटरेस्ट का 15% या फिर 500 करोड़, ठीक है, इन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उनको कम से कम पोजीशन लिमिट रखना पड़ेगा। The limit would be applicable on open interest is all future contract on a particular underlying index. ये जो लिमिट है ये सारे के सारे ओपन पोजीशंस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लागू हो सकता है, एज वेल एज पर्टिकुलर अंडरलाइंग इंडेक्स में भी लग सकता है। माने पर्टिकुलर अंडरलाइंग इंडेक्स मींस निफ्टी, बैंक निफ्टी, ईच एंड इंडिविजुअल्स पे, माने कम से कम पोजीशन जो है वो ट्रेडिंग मेंबर का 500 करोड़ या उससे ज्यादा
या टोटल ओपन इंटरेस्ट का 15%, जितना वैल्यूएशन होते हैं उतना पोजीशन लिमिट उनको होना चाहिए, या ट्रेडिंग मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट, मतलब उनके पास भी पोजीशन होना चाहिए। इंडेक्स ऑप्शंस क्या बताते हैं सर? द ट्रेडिंग मेंबर पोजीशन Hello? लिमिट। हाँ बोलो सर बोलो। বলছি তার মানে একটা যে শেয়ার যে মার্কেটে মানে যে শেয়ার গুলো রয়েছে টোটাল রিজার্ভ যা শেয়ার আছে हम्म, তার 500 মানে তার যা ওপেন ইন্টারেস্ট রয়েছে মানে সেইটারই বলছে 500 করোড় বা তার 15% বেশি, টোটাল হ্যাঁ হ্যাঁ তার বেশি। তার বেশি মানে এটা কি কোনো বেঞ্চমার্ক রয়েছে যে 500 করোড় বা 15% হুইচ এভার ইজ লোয়ার বা হুইচ এভার ইজ হায়ার এরকম কোনো ব্যাপার না, আছে কি? হায়ারের কিছু বলেনি এখানে, আচ্ছা হয় মানে 500 500 কোটি, হ্যাঁ কোটি হায়ার বা লোয়ার কিছু বলেনি, হয় 500 কোটি বা তার আচ্ছা বেশি হতে হবে, মানে ঠিক আছে, তবেই ফিউচার মার্কেটে ট্রেড করতে পারবে তাই তো? ইয়েস, তবেই ওরা পজিশনে থাকতে পারবে, আচ্ছা ঠিক আছে, তবেই পজিশনে থাকতে পারবে, হয় 500 কোটি বা তার বেশি অথবা টোটাল ওপেন ইন্টারেস্টের 15% ট্রেডিং মেম্বারদের পজিশনে থাকতে হবে, মানে ব্রোকারদের পজিশনে থাকতে হবে, তবেই ওরা বাকি পোর্শনস এর উপরে ট্রেড নিতে পারবে, ঠিক আছে। তো দিস লিমিট উড বি অ্যাপ্লিকেবল অন ওপেন পজিশনস ইন অল তার মানে ফিউচার কন্ট্রাক্ট। তার মানে এই 500 কোটিটা তার মানে রিজার্ভ থাকবে তাই তো? হ্যাঁ তাই বলতে পারিস তুই, রিজার্ভ কন্ডিশনসে থাকবে, মানে বেসিক্যালি একটা লিমিট ওদেরকেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে कि ट्रेडिंग मेंबर होते गए तुम्हार पोजीशन लिमिट इंडेक्स फ्यूचर से 500 कोटी अथवा ओपन इंटरेस्ट से 15% होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन से তাই বলেছে মোটামুটি, the trading member position limit in equity index option contract shall be higher of 500 crore or 15% of the total open interest in the market in equity index option contract. This limit would be applicable on open positions in all options contract on a particular underlying index. तो बेसिकली तुम लोग यहाँ पर ये 500 करोड़ और 15% का जो पोजीशन लिमिट है, तुमको बस इतना ही याद रखना है ट्रेडिंग मेंबर का पोजीशन लिमिट कितना है। तो ट्रेडिंग मेंबर का पोजीशन लिमिट है, ट्रेडिंग मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट है 500 करोड़ और 15% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट, बस इतना सा याद रखो, या तो 500 करोड़ या तो 15% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट इन द मार्केट इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम के लिए इतना काफी है अभी, ठीक है। सब चेंज भी होता रहता है, थोड़ा ख्याल रखिएगा जब भी मार्केट में अपडेशन आप लोग रहोगे ना मार्केट के अंदर, अगर कोई चेंजेस है तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर इंडिविजुअल शेयर्स का मैटर है, ये तो इंडेक्स और फ्यूचर था और ऑप्शंस था, अगर इंडिविजुअल शेयर्स का मैटर है, द कंबाइंड फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन लिमिट शैल बी 20% ऑफ द एप्लीकेबल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पर एक्सचेंज, मैंने बीएससी के लिए बीएससी का, एनएससी के लिए एनएससी का, या फिर जिसका जिस एक्सचेंज में रहेगा। The clearing corporation shall specify the trading member wise position limit on the last trading day of the month. नॉर्मली ये जो सारा क्लियरिंग का काम होता है ना, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। वो बेसिकली स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट इंडेक्स ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में या फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में कितना रहेगा, ठीक है। The clearing corporation shall specify the trading member wise position limit on the last trading day of the month, which shall be reckoned for this purpose during the next month. मतलब next month में उसका position limit क्या होने वाला है, अगर कुछ स्पेसिफाई करना है ट्रेडिंग मेंबर को तो वो बता देता है। कौन बताता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बताते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से मतलब क्या, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के क्लास में ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बातचीत होता है सर, ठीक है। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का देखना सर, हाँ CCIL के नाम से जाने जाते हैं। आप इनके अंदर जाके भी मार्केट का सारा डिटेल्स भी ले सकते हो। ये देखो, अगर आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साइड में जाओगे ना तो यहाँ पर भी आपको पता लगेगा कि कॉल में कितना हो रहा है, रेपो में क्या हालत है, मतलब जिस जिस चीज़ में बेसिकली ट्रेड वगैरह होता है। अगर आप इसका ओवरऑल वर्किंग एरिया देखना चाहते हो, नॉट दिस वन, अब यहाँ पर देख सकते हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was set up in April 2001 to provide guaranteed clearing and settlement functions for transactions in money, government securities, foreign exchange and derivative market, ठीक है। आप लोगों का इसके बाद एक चैप्टर आएगा ना क्लियरिंग के बारे में, तो बेसिकली क्लियरिंग सेटलमेंट का काम ये कंपनी करता है। इसके बारे में उसने चौथा भी बता रहा था सर CCIL, ठीक है। और एनुअली तो ये क्या क्या चीज में करते हैं,
इन मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने जिस ट्रेड का ट्रेड होता है, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट, the introductions of guaranteed clearing and settlement led to significant improvement in the market efficiency, transparency, market liquidity माने क्या सर? लिक्विडिटी माने हम लोग जब कोई मार्केट में बाई सेल कर रहे हैं तो हमारा पैसा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो अगर ये प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है, या सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर पब्लिक क्यों आएगा, है ना? तो मार्केट में एक लिक्विडिटी मेंटेन करना है कि भाई इजीली क्या मैं बाई कर सकता हूँ, क्या इजीली मैं सेल कर सकता हूँ, क्या इजीली मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, जो भी मेरा सेटलमेंट प्राइस हो रहा है, जो भी मेरा मार्क टू मार्केट हो रहा है, क्या सारा हिसाब किताब हो रहा है, एवरीथिंग। साथ में रिस्क मैनेजमेंट है, मेजरमेंट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस मार्केट्स, along with added benefit like reduced settlement and operational risk, savings on settlement cost, ठीक है। CCIL also provides non-guaranteed settlement for rupee interest rate, माने ये भी एक अलग डेरिवेटिव मार्केट है ना, जैसे आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हो, इक्विटी डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, इसके अलावा मार्केट में कमोडिटी होता है, करेंसी होता है, इंटरेस्ट डेरिवेटिव भी होते हैं, ठीक है, क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है, क्रॉस करेंसी मैंने कंट्री वाइज, इंडिया के साथ फॉरेन डॉलर का, डॉलर के साथ येन का, ठीक है, रुपीज के साथ क्या बोलते हैं उसको, जापानीज येन का, चाइनीज वान का, इस तरह का क्रॉस करेंसी। तो जितना भी डेरिवेटिव एरिया है ना, ये भी बहुत पॉपुलर है सर, ठीक है। ये जो मैं आपको बताया इक्विटी डेरिवेटिव के साथ साथ करेंसी एंड कमोडिटी, दीज आर वेरी पॉपुलर कोर्स ऑल्सो। इसमें भी काफी पैसा का ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कौन कर रहा है? ऑब्वियसली जो ट्रेड करने आते हैं, तो कोई बायर बनते हैं तो कोई सेलर बनते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। और मार्केट में कंपनीज जो होते हैं वो भी आप देखना इक्विटी में ट्रेडिंग एक्टिविटी चलाते हैं, करेंसी में चलाते हैं, कमोडिटी में चलाते हैं, ठीक है। ये तीन चीज बहुत पॉपुलर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड CCIL। लास्ट दिन इसके बारे में बात हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार आपको इसके बारे में बता दिया जाए। ओके सर, बस इसमें एक चीज याद रखना, अगर कॉम्बाइंड फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजिशंस लिमिट है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के केस में, ठीक है, तो फिर ऐसे केसेस में 20% ऑफ द एप्लीकेबल मार्केट वाइड पोजिशंस लिमिट, इसको MWPL बोलते हैं, पर एक्सचेंज, ठीक है। इसका हिसाब रखना, इस चीज का हिसाब रखना कि अगर पोजिशंस लिमिट का बात आए तो इंडेक्स फ्यूचर्स में कितना, इंडेक्स ऑप्शंस में कितना, और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे कितना, किसके लिए? ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए, ठीक है। क्लाइंट लेवल पोजिशंस लिमिट एक होता है, क्लाइंट लेवल पोजिशंस लिमिट, future and options contract on individual securities, the gross open positions across all the derivative contract for a security for each specific client shall not exceed 1% of the free float market capitalization। माने किसी एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, आप या मैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ना मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये मैं इंडेक्स में ही आप लोगों को बता के रखा था, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब आप लोगों को मैंने फ्यूचर का क्लास के बाद, आई थिंक, ठीक है, फ्यूचर हुआ था उसके बाद मैंने इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी सिखाया था, वहां पर ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको आइडिया मिल गया था। वो पूरे स्टैटिस्टिक्स वाइज की सेंसेक्स कैसे बनता है, निफ्टी कैसे बनता है, हाँ सर, वहीं पर ये सब चीज बताया गया। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि अगर एक इंडिविजुअल या क्लाइंट बेस का बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ठीक है, द ग्रॉस ओपन पोजीशंस अक्रॉस ऑल द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सिक्योरिटी फॉर ईच स्पेसिफिक क्लाइंट, कितना नहीं, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल जो मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 1% से ज्यादा नहीं होगा, या फिर 5% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, फ्री फ्लोट का 1% या फिर ओपन इंटरेस्ट का 5% इन ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम अंडरलाइंग स्टॉक पर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। बने इसमें आपको बस दो बात का ख्याल रखना है, अगर आप फ्री फ्लोट के ऊपर हिसाब करोगे तो 1%, और ओपन इंटरेस्ट जितना है मार्केट में उसके ऊपर करोगे तो 5%, और भी पार एक्सचेंज वाइज, ठीक है। माने अगर आप निफ्टी में ले रहे हो तो निफ्टी बेसिकली NSE के अंदर आता है, तो NSE के अंदर जितना आपका डेरिवेटिव होगा सेम अंडरलाइन के अंदर, उसमें आपका टोटल जो उसका ओपन इंटरेस्ट रहेगा उसका 5% तक एक क्लाइंट का मैक्सिमम पोजीशन लिमिट बना के रखा है। क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट सिक्योरिटी वाइज आर मेड अवेलेबल टू मेंबर्स ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। ये एक्सचेंज को वेबसाइट में सारा चीज शो होता है, ठीक है। क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट सिक्योरिटी वाइज आर मेड अवेलेबल टू मेंबर्स ऑन दी एक्सचेंज वेबसाइट। ये सब आप लोग जब काम करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि किसका कितना पोजीशन लिमिट
बना हुआ है एक्सचेंज साइट में। एनी पर्सन और पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट हु टुगेदर ओन 15% or more of the open interest on a particular underlying index is required to report this fact to the exchange or clearing corporations. Failure to do so shall be treated as violations and shall attract appropriate penal and disciplinary reactions in accordance with the rules, bylaws and regulations of the clearing corporations. अगर किसी के पास 15% एनी पर्सन और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ठीक है, हु टुगेदर ओन, अगर मिला जुला के भी एक साथ अगर कोई कॉम्बाइन किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से भी हो, अगर उसका 15% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग इंडेक्स में, टोटल जितना ओपन इंटरेस्ट रहेगा किसी इंडेक्स में, अंडरलाइंग इंडेक्स में 15% से ज्यादा अगर उसका पोजीशंस होते हैं तो उसको रिपोर्ट कराना चाहिए। कहाँ? या तो आप एनएसी को बता दो सर, ठीक है, या तो आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बता दो। अगर आप नहीं करते हो ना, अगर आप नहीं करते हो तो किसको बोल रही है? ट्रेडिंग मेंबर को बता रहे हैं आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जा सकता है, ठीक है, जो भी सीसीआई का रूल्स रहेगा। बस यही कुछ बातें आपको अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल सर जितना आप लोग सिक्योरिटी लॉ में अपने आप को बेहतर बनाओगे तो और डिटेल्स पता कर सकते हो। बट फिलहाल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो डेरिवेटिव क्वेश्चंस में आते हैं ना सर, वहां पर इस तरह का कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको ये सब थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कितना लिमिट है, किसका क्या है। इसीलिए मैंने ये बस आपको बता दे रहा। मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के बारे में एक बोला है, मार्केट वाइड पोजिशन, इसमें बता रहा है कि MWPL माने मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट for futures and options contract on individual share securities shall be 20% of the number of shares held by non-promoters. non-promoter माने, प्रोमोटर माने नॉर्मली एक आम कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रोमोटर माने जो हमारे आसपास में बिल्डिंग वाले होते हैं जो प्रोमोटिंग का काम करते हैं, बट एक्चुअल में प्रोमोटर वर्ड का मतलब होता है जो भी बिजनेस बनाता है ना। प्रोमोटर वर्ड का क्या मतलब है? जो बिजनेस को डेवलप करते हैं उसे प्रोमोटर कहते हैं, इनिशियल स्टेज में जो एक्चुअली बिजनेस को मार्केट में लाए। तो MWPL फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज shall be 20% of the number of shares held by non promoters, ठीक है, माने जो बिजनेस को नहीं बनाया है ऐसे लोगों का 20% अगर है in the relevant underlying security, that is 20% of the free float in terms of number of shares of a company। माने एक नॉन प्रोमोटर का कितना ओपन पोजीशंस होना चाहिए मार्केट में, वाइड पोजीशंस में, जो कि 20% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नॉन प्रोमोटर्स। नॉन प्रोमोटर का, प्रोमोटर वाला नहीं, किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अंडरलाइंग सिक्योरिटी माने कोई भी पर्टिकुलर शेयर्स का नाम यहाँ पर आप ले सकते हो, जिसका लिमिट दिया है 20%। मार्केट वाइड पोजीशन पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल शेयर्स पे 20%, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नॉन प्रोमोटर्स का 20%, जितना नॉन प्रोमोटर होल्ड करेगा उस पर्टिकुलर शेयर में उसका 20% तक का पोजीशन लिमिट इंडिविजुअल्स ले सकता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शैल स्पेसिफाई द MWPL, इसमें भी अगर कोई लिमिट स्पेसिफाई करना हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन स्पेसिफाई कर देगा कि मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ व्हिच शैल बी रिकॉर्ड ऑफ द पर्पस ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। ट्रेडिंग सिस्टम डिस्प्ले एंड alert once an open interest in the future options contract in a particular security exceed 60% of the MWPL specified for such security। अगर 60% से ज्यादा किसी का कोई लिमिट हो जाए ना तो फिर अलर्ट ऑन कर देता है। ट्रेडिंग सिस्टम डिस्प्ले एंड अलर्ट वंस द ओपन इंटरेस्ट इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इन ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी, पर्टिकुलर शेयर्स में अगर वो 60% ऑफ द MWPL हो जाता है, मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट से भी 60% ऊपर चला जाता है, तो ऐसे केसेस में ट्रेडिंग सिस्टम अलर्ट ओपन कर देता है कि भाई इसका पोजीशन 60% से ऊपर कैसे चला गया। यानी एक इंडिविजुअल्स के हाथ में या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में इतना पोजीशन कैसे जा सकता है, कहाँ से इतना पैसा है, तो ये सब चीजों के लिए ये सब आपके सामने रखा जाता है। साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है द एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी अक्रॉस एक्सचेंज शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग MWPL। MWPL को कैसे मॉनिटर करना है? जितना ओपन इंटरेस्ट सिक्योरिटी में मतलब पर्टिकुलर शेयर्स में या इंडेक्स पे पूरा एक्सचेंज में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, इफ द एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी अक्रॉस एक्सचेंज exceed 95% of the market wide position limit, then no fresh position shall be permitted for the said security from the subsequent trading day. The normal trading in the security shall be resumed only after the aggregate open outstanding positions across exchange, जब वो 80% से नीचे आ जाए
तभी उसमें फ्रेश ट्रेड लेने के लिए आपको मौका मिलेगा। अगर उसमें 95% से ज्यादा कवर हो चुका है तो फिर आपको उसमें ना तो ट्रेडिंग मेंबर ना तो कोई भी उसमें कोई फ्रेश पोजीशन नहीं ले सकता। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर आपको वापस इस बात को समझना पड़ेगा, जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, क्या कहना चाहता है, द एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी अक्रॉस एक्सचेंज शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ MWPL, माने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। If the aggregate open interest of the shares or securities across exchange exceeds 95% of the MWPL, अगर MWPL से भी 95% ज्यादा हो जाता है तो कोई फ्रेश पोजीशन आप नहीं ले सकते। तभी ले सकते हैं अगर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे में, नॉर्मल ट्रेडिंग डे में अगर वो 80% में डाउन हो जाता है तो तभी उसमें फिर से फ्रेश पोजीशन लिया जा सकता है। Apart from the above additional position limit, rules may be applicable to foreign portfolio investors, मतलब जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मैटर आता है, म्यूचुअल फंड्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो बाहर के NRIs होते हैं वो भी मार्केट में पैसा डालते हैं, तो कौन कितना लिमिट कर सकते हैं इसके ऊपर भी सेबी टाइम टू टाइम रेगुलेशंस बताता है। इसके लिए सेबी अपना सर्कुलर भी नवंबर 5 में दिया था कि एक म्यूचुअल फंड कितना पोजीशन ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में। इवन म्यूचुअल फंड कंपनीज, आपको मैं बता दूं, वो भी ऑप्शंस वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। उसमें भी ऑप्शन ट्रेड के ऊपर भी म्यूचुअल फंड कंपनीज का पैसा अप डाउन होता रहता है, तो उसका भी लिमिटेशन है, ठीक है, उसका भी लिमिटेशन है। मैंने म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे ही नहीं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड मैंने फंड जुगाड़ कर लिया, वो भी अलग अलग होता है। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड का डिटेल्स क्लास कर लिया उन लोगों को आइडिया जरूर होगा कि किस तरह से मार्केट में इक्विटी फंड के थ्रू से, ट्रेडिंग के थ्रू से भी मार्केट से म्यूचुअल फंड कंपनीज काम कर सकते हैं, तो उनका भी लिमिटेशंस अलग से मार्केट में आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो आपको मैं लिमिट बोला, ये वो लिमिट है कि एक ट्रेडिंग मेंबर का लिमिट के बारे में, एक ओवरऑल लिमिट के बारे में यहाँ पर बोला है। पोजीशन लिमिट कि कौन कितना पोजीशन ले सकता है, किसके ऊपर जाने से मार्केट में अलर्ट ऑन हो जाता है, बस एक बार रीड कर लेना करेंटली। बाकी ये सब चीजें ना आप लोग जब मार्केट में रहोगे आपको प्रैक्टिकली काफी समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये सब रूल्स हैं, ठीक है। तो ये रूल्स को अगर आप आंखों से देख लोगे ना कुछ दिनों कुछ सालों काम करके, तो आपको और क्लैरिटी। यूजिंग डेली न्यूज़पेपर टू ट्रैक फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अगर आपको अच्छा ये इसके बारे में क्या बताऊं सर, मतलब प्राइस स्पॉट फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट आर पब्लिश्ड बाय मेनी मेजर बिजनेस डेलीज, जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट का न्यूज़ अच्छा लगता है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स भी काफी लोग फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी है। दे पब्लिश ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, दिस गिव्स द ट्रेड डेट, ठीक है, क्या होता है उसमें ट्रेड डेट देते हैं, सिंबल देते हैं, ठीक है। सिंबल में जैसे मानो निफ्टी, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल स्टॉक होगा तो उसका नाम ACC का यहाँ दिया है, इन्फोसिस भी दे सकता है, DCS दे सकता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट में ऐसे लिखा रहेगा। द गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टर ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल द डेरिवेटिव सेगमेंट, फ्यूचर स्टॉक और ऑप्शन इंडेक्स। FUTSTK माने फ्यूचर स्टॉक और OPTIDX माने ऑप्शन इंडेक्स। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का नाम रहता है, ठीक है, शॉर्ट में एब्रिविएशन करके देता है। एक्सपायरी डेट दे देगा आपको, ठीक है। ऑप्शन टाइप में आपको बता देगा कि CE है कि CA है। इंडिया में करेंटली CE चलता है सर, CA अभी इंडिया में ऑफ है। कॉर्पोरेट एक्शंस लेवल, दिस इज द कॉर्पोरेट एक्शन फ्लैग देगा, दिस फ्लैग चेंजेस व्हेन देयर इज एन कॉर्पोरेट एक्शन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शंस आने वाला है ना तो वो सिंबल में चेंज करेगा, which could either be symbol of change or a dividend announced by the company, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, यू ऑल नो सर, द गिव द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको बता देगा कि किस स्ट्राइक में नॉर्मली आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मैं ऑलरेडी सिखा के आया उसी के बारे में बता रहे हैं। ओपनिंग प्राइस क्या था, दिस गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट ओपन फॉर द डे। हाई प्राइस क्या गया है, हाईएस्ट प्राइस एट व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट वाज ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे। लो प्राइस दैट गिव द लोएस्ट प्राइस एट व्हिच कॉन्ट्रैक्ट वाज ट्रेडिंग ड्यूरिंग द डे। क्लोजिंग प्राइस दैट गिव्स द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द डे। ये सब आप लोग जानते हो, मैं ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी ऑप्शन और इसके प्रैक्टिकल में बताया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, ओपन इंटरेस्ट मैं आपको बार बार बताया। फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू ओपन पोजीशंस इन दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स लास्ट अवेलेबल क्लोजिंग प्राइस। फॉर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू ओपन पोजीशंस मल्टीप्लाइड बाय द नोशनल वैल्यू। नोशनल माने क्या होता है, जो एस्टिमेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्यूटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ओपन पोजीशंस इन दैट। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस होते हैं वही ओपन इंटरेस्ट में शो होते हैं, ठीक है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टोटल ट्रेडेड वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, ये सारा चीज आपको देखने को
मिलता है। F&O मार्केट में आपको ये सब डेटा मिलेगा, पॉजिटिव ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का गेनर कौन है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लूजर्स कौन है, एक्टिव कॉल कितना है, एक्टिव पुट्स कितना है, पुट कॉल रेशियो के अंदर भी बात करेगा कि कितना वॉल्यूम में पुट और कॉल का रेशियो मार्केट में काम किया है। ये सब और भी अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप NSE के साइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपको NSE साइट के अंदर भी मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का এখন স্যার আপস্টক্স অনেক উন্নত করে ফেলেছে, মানে আগে হুম। পিসিআর রেশিও গুলো আরো দেখতে সেই এতে ঢুকতাম, তো এখন আপস্টক্সে ডাইরেক্ট দিয়ে দেয় ওখানে। আপস্টক্সে ডাইরেক্ট দিয়ে দেয় না? আমি ট্রেডিং এর জন্য আপস্টক্সটা অনেকদিন ইউজ করিনি, এবারে দেখছিলাম, আমিও ইউজ করি, আমারও আপস্টক্স আছে, যে সব অ্যাকাউন্ট সবসময় খেয়াল করা হয় না। এখন ওদের মানে অপশন চেনটাও বেশ ভালো করেছে, মানে ওই যত ডেল্টা ভেগা ফেগা সব ওদের একসঙ্গে দিয়ে দেয়। একসাথে দিয়ে দেয়। হ্যাঁ। আমি যে স্ট্র্যাটেজি শেখাবো না, তখন আমি ভাবছি আপস্টক্স থেকেই তোদেরকে দেখাবো, সুবিধা হবে। আর স্যার সেন্সেবল তো এখন পেড করে দিয়েছে, আপনি স্ট্র্যাটেজি করতে পারবেন না ওখানে। ये फ्री वर्जन्सটা নেই আর? না 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 না, আমি দেখছিলাম ওরা নেয়, মানে আপনাকে সেই ওদের নিতে হবে মেম্বারশিপ। হ্যাঁ, আমার ছিল একটা, Membership। ওটা ছিল, দেখতে হবে আছে কিনা, অনেকদিন এখন করিনি। সবকিছু করে দিয়েছে। মাঝখানে আমি ট্রাই করছিলাম, তখন সে রিলায়েন্সের আরো অপশন চেঞ্জ দেখছিলাম, এখন ও সব কিছু দেখাচ্ছে না, ডাইরেক্ট ওদের পেড করতে হবে ওদের আগে। जैसे ये देखो सर, आप लोग कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर डेरिवेटिव के रिगार्डिंग चीजें देखते हो, ठीक है, तो आपको कहाँ चला गया भाई, ओपन ही नहीं हो रहा है, एक सेकंड। डेरिवेटिव्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, निफ्टी 50 में अगर बात करें, फ्यूचर्स ओपन हो गया, इसके अंदर जाओगे तो ये देखो सर, आपको इसके अंदर भी ये देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हो रहा है, ये सब अभी बहुत सारा चीज काफी नॉर्मल हो गया है यहाँ पर। NISM अपने किताब के अंदर आप लोगों को क्या किया ना, थ्योरेटिकली सब बोल के रखा, लेकिन ये सब जब आप लोग प्रैक्टिकली करोगे ना, ऑलरेडी आप लोग काफी सारा चीज जानते हो सर, ठीक है। ये सब हम लोग पुट कॉल जब मतलब ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बहुत सारा चीज आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेशंस वगैरह भी किए हो, है ना। जैसे ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है, मार्केट लॉट, ठीक है, ये वेटेड एवरेज का एक एरिया है, इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी ये देखो सर, कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में है, किसका है ये, निफ्टी फ्यूचर्स का, 27 का जो एक्सपायरी होगा, इतना भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन में है, ठीक है। इसको आप लास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ है, वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस आप लोगों ने सीखा था, एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलेगा सर, सेटलमेंट प्राइस निफ्टी में हो रहा है तो सेटलमेंट प्राइस क्या हुआ है लास्ट, तो हर चीज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो सर, ये भी जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, क्लाइंट वाइज पोजीशन लिमिट एंड मार्केट वाइज वाइड पोजीशन लिमिट, इसका भी डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये डेटा से भी ना मार्केट को रीड किया जाता है, जो मैं आगे आगे आपको सिखाऊंगा कि ये जो पोजीशन लिमिट के बारे में आज आपको मैं हल्का आइडिया दिया, CWPL एंड MWPL, इससे आप मार्केट को कैसे रीड कर सकते हो, ठीक है। माने आगे मार्केट किधर जा सकता है और मार्केट का क्या सिचुएशंस बन सकता है, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी जस्ट आपको मैं क्या किया, जस्ट एक नाम सुनाया और क्या लिमिटेशंस रखा है उसका, एक को लिमिट को आपको याद करने के लिए अभी मैं आपको बता, जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस। बट जब आगे आगे हम लोग स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे ना, अब स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये सब बताऊंगा, सारा चीज एक साथ, ये सब मैंने ऑलरेडी 90% मैंने आपको कवर कर दिया, बस 10-15% एरिया है जो मुझे थोड़ा डिटेल्स में बता के स्ट्रेटेजी के अंदर बात करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ इस पॉइंट को स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से स्ट्रेटेजी में जाना है और ये सारा डेटा आपको एक साथ लेके ट्रेड में आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आप लोग घर पे क्या करोगे सर, एक बार थ्योरेटिकली जो भी पॉइंट्स है एक बार पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको इस सब डेटा मिल जाएगा। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपको शायद हर चीज का डिटेल्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बट मिल जाएगा सर, क्योंकि हम लोग इतना सारा कॉन्सेप्ट जब पढ़ चुके हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट का क्या काम है, जब ऑर्डर बुक चेक करते हैं कि आगे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जैसे स्ट्रैटेजी को बताएंगे ना, उसी में बताएंगे कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और वो किस तरह से ऑर्डर बुक, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन को लेके काम करेगा, जिसमें आपको काफी सारा चीज देखने को भी मिल रहा है।
तो मैं उसको प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा फिर से, ठीक है, तब मैं आपको ये सब पॉइंट कवर कर दूंगा प्रैक्टिकल में क्या होना, ठीक है। फिलहाल आपको मैं थ्योरेटिकली बोलना चालू किया, तो आपको बस मैंने तो एक बार पढ़ा दिया, आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ लेना, और जैसे ही मैं प्रैक्टिकल भी बता दूंगा आपको इसका और भी आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये सब क्या बोलना चाहता है और क्या क्यों बोलना चाहता है। पर थ्योरेटिकली ऐसा था, मैं आपको ये वाला चैप्टर कवर कर दूँ। सर न्यू चैप्टर आज और स्टार्ट नहीं करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास मैं आपको इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम पे बात करूंगा, जहाँ पर क्लियरिंग मेंबर्स कौन है, ठीक है, ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा एरिया है, क्लियरिंग बैंक्स क्या करता है, ठीक है, क्लियरिंग मेंबर का एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है, मतलब मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट का ऑलरेडी आपको मैं प्रैक्टिकल दे दिया सर, जब फ्यूचर पढ़ाया था कि मार्क टू मार्केट होता क्या है, ठीक है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर लास्ट में सेटलमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। यही सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। ये छोटा चैप्टर है, स्पैन वगैरह ये मैं ना भी बोलूँ तो चलेगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, ये सब हो चुका है, बस थ्योरेटिकली बोला है यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहो तो एक बार कर लो सर, क्योंकि मैंने ना ये वाला चैप्टर करा दिया है। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार रीड करके रखो, मुझे पूछ लीजिएगा, बट आई थिंक ये वाला चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई अननोन टॉपिक रहेगा ना, मैं बता दूंगा। उसके बाद आ जाएगा लीगल, जिसमें आपको मैं फ्रेशली बताऊंगा, क्योंकि लीगल में आई नो कि आप सबको आइडिया नहीं है, ठीक है। जो लोग सिर्फ CS का पढ़ाई करते हैं उन्हें आइडिया है, ठीक है, कि किस तरह से सेबी एक्ट काम करता है, किस तरह से सिक्योरिटी लॉ काम करता है, उनको आइडिया है, बट बाकी सबको आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं सर। तो बस ये 2 चैप्टर है जो आपको मैं इसी वीक के अंदर कोशिश करूंगा बता देने। कल से टेक्निकल पढ़ेंगे, ठीक है। टुमारो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, बहुत दिन मार्केट रिलेटेड डिस्कशन नहीं हुआ, कल मार्केट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ये जो 2 चैप्टर है, लॉ वाला और क्लियरिंग वाला, ये दोनों कर लेंगे। ओके सर। बस वो जो भी आज थ्योरेटिकली पढ़े ना, तो लिमिट वगैरह थोड़ा याद रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, ঠিক আছে, বোঝা গেল? স্যার কোনো সাইট নেই যেখানে আমরা ফ্রিতে এক্সামের মতো এরকম প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো? কোনো সাইট মানে এক্সাম যেরকম হবে, যেরকম আমি কোশ্চেন্স গুলো দিয়েছি ওইরকমই হবে, খালি কম্পিউটারে ক্লিক করতে হবে। না, আর না, সেটা লিখলে এনআইএসএম এর যে সাইট আছে ওখানে ডেমো এক্সাম পাবি। না স্যার ওখান থেকে পাচ্ছি না। আমি স্যার গুগলে যখন লিখেছিলাম যে এনআইএসএম মক টেস্ট বা প্র্যাকটিস টেস্ট কোশ্চেন, তখন স্যার হ্যাঁ। কোনো কোনো জায়গায় 50টা, কোনো কোনো জায়গায় 10টা, এরকম ভাবে টাইমিং এর উপরই কোশ্চেন ওপেন হচ্ছে কোনো কোনো পেজ থেকে, না সাইট থেকে কোনো একটা সাইডে কেউ দিয়ে রেখেছে, সেরকম ভাবে হচ্ছে। কেন Series এনআইএসএম এ সেম একটা প্রশ্ন আছে তো না? বারবার রিপিট করছে। হ্যাঁ তো আর কি, ওই একই ফ্রি কোশ্চেন আর কত না, দেবে তোদের? মানে ওরা নিজেরাই মানে ওদের 50টা প্রশ্নের মধ্যে কিছু প্রশ্ন বারবার রিপিট করে দিচ্ছে। এনআইএসএম এর সাইটের ভেতরে একটা ডেমো থাকে না, তথা তো করেছিল বোধহয়, তথা করেছিলি না? দুটো আছে স্যার, দুটো আছে, কত নাম্বারের রে? একটা 100 আছে, একটা মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি 50 আছে। এই তো, এটা ডেমো এক্সাম হয়ে যাবে তো। সেরকম হলে তথা একটু লিঙ্কটা দিয়ে দিস তো গ্রুপে, ওয়েবসাইটে, মানে যেখানটাতে ঠিক আছে স্যার। যেখানটাতে মক পেপারটা আছে ওই লিঙ্কটা গ্রুপে ছেড়ে দিস, তাহলে যারা বুঝতে পারছে না এনআইএসএম এর থেকে ওরা ওখান থেকে লিঙ্কটা নিয়ে না প্র্যাকটিস করতে পারে। মানে ঠিক যেরকম এক্সাম হয় ওই মডেলটা পেয়ে যাবি, 100-150 কোশ্চেন ওখান থেকেও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, ওটাই মানে চাইছিলাম। ঠিক আছে, 100-150 কোশ্চেন ওখান থেকে, মানে ওই যে মডেলে এক্সামটা হবে। ওরা এটাও দিয়ে দেয় না দাদা, এটা মার্কসটাও দিয়ে দেয় না, পাস করলি না ফেল করলি? হ্যাঁ স্যার, সাবমিট করলে দিয়ে দেবে সাথে পার্সেন্টেজ শুধু। সাবমিট করলে দিয়ে দেবে, কিন্তু এক্সামে বসার আগে অ্যাটলিস্ট আমি যে কোশ্চেন গুলো দিয়েছি ওইগুলো প্র্যাকটিস করে নিস একবার। ক্লিয়ারিং আছে। সেটেলমেন্ট ওখান থেকে তো বেশি মানে যেগুলো আটকাচ্ছে সেগুলো ওখান থেকে আসছে। ক্লিয়ারিং সেটেলমেন্ট থেকে, হ্যাঁ, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন এর একটু কোশ্চেন বেশি করে, কিন্তু তার কোনো ঠিক নেই, ঠিক আছে। কোনো কোনো জায়গাতে তুই বারবার হয়তো দেখতে পাবি, কিন্তু সবসময় যে তোকে ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন থেকে বেশি কোশ্চেন দেবে এটার কোনো গ্যারেন্টি নেই। হয়তো কখনো কখনো তবে দেখতে একটা পাওয়া জিনিস যাচ্ছে। ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন থেকে এই মানে ট্রু ফলস বেশি থাকে, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের কোশ্চেনে বেশি আছে পিডিএফ গুলোতে। থাকে। ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন অনেক কম,
ধরুন হাতে গোনা হয়তো 5-10টা আছে, বাদ বাকি মনে হয় 20-30-40টা মানে শুধু ট্রু ফলসই রয়েছে। তবে ম্যাথামেটিক্যাল কোশ্চেন্স আবার যখন দেয় তখন আবার অনেক দেয়, মানে তো হয়তো ওই ওই যে ইজি ইজি ম্যাথামেটিক্যাল কোশ্চেন্স গুলো আছে না, ওই রকম কোশ্চেন্সই হয়তো অনেক সময় এক্সট্রা দিয়ে দিল, মানে বেশি ভ্যারাইটিস তখন দেয় না। তবে মোটামুটি ক্যালকুলেটর নিতে পারবো তো স্যার? হ্যাঁ ক্যালকুলেটর অ্যালাউ করে। ক্যালকুলেটর অ্যালাউ করে স্যার? হ্যাঁ ক্যালকুলেটর অ্যালাউ করে। সুমিত দিয়েছিল তো রিসেন্টলি, অ্যালাউ করেছিল তো সুমিত? হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছে। তবে নর্মাল ক্যালকুলেটর, হ্যাঁ ওই সাইন্টিফিক। কমার্শিয়াল, সাইন্টিফিক অ্যালাউ করবে না। এইরকম হ্যাঁ। এইরকম ক্যালকুলেটর, মোবাইল খুলে করতে হবে না? এইরকম ক্যালকুলেটর, এই হ্যাঁ স্যার। ক্যালকুলেটর, এই যে পাতি ক্যালকুলেটর হয় না দোকানে ইউজ করে, কমার্স স্টুডেন্টস এটা 5 ইউজ করে, বছর নিলাম। ঠিক আছে? এরকম ক্যালকুলেটর, সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর চলবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এক্সাম রিলেটেড প্রিপারেশনসটা নিয়ে নে। আমি আরো 150 কোশ্চেন পাবি আমার থেকে, আমি এগুলো এখনো রেডি করিনি। বাকি যে 350 কোশ্চেন দিয়েছি ওগুলো রেডি কর, আরো 150 কোশ্চেন আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি 1-2 দিনের মধ্যে রেডি করে। আর যে দুটো থিওরিটিক্যাল পেপার আছে ওই দুগুলো একটু কমপ্লিট করিয়ে দিই, একেবারে এক্সামে দিয়ে দিবি, ঠিক আছে? তারপর স্ট্র্যাটেজি আরামসে বসে বসে করবি। এসআরএসএস এর চাকরি আছে এখন? কেন, তোর কি মনে হচ্ছে নেই? না মানে আমি কিছু জায়গায় দেখছিলাম ওরা সব 1 বছর 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স চাইছে। আছে আছে, ওগুলো দেখ, যখন অনলাইনে চেক করবি তখন ওরকমই দেখতে পাবি, কিন্তু ফ্রেশার্সদেরও চাকরি আছে, অনলাইনে চেক করলে ওরকমই দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে তো কেউ, তাহলে আমাকে একটা কথা বল, তাহলে তো সবাই মানে মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে কে এক্সপিরিয়েন্সটা করবে? না মানে ওটাই স্যার ব্যাপার, মানে কেউ ফ্রেশার্স নিতে চায় না, সবাই এক্সপিরিয়েন্স চাইছে, তাহলে সেটা তো ফ্রেশার্সরা কি করবে? সেটা তোদেরকে নলেজ দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে হবে, ওটাই হ্যাঁ একমাত্র। তবে আমি একটা জেনুইন জিনিস বলছি, মার্কেটে যা এক্সপিরিয়েন্স এটা থেকেই বলছি, এই মার্কেটে আমাদের স্পেশালি কলকাতা মার্কেটে স্টক মার্কেটকে বোঝে, ঠিক আছে, এরকম লোকের সংখ্যা, ছেলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম। ইউটিউব নলেজ টুকটাক আজকাল অনেকে করছে, কিন্তু সেরকম লেভেলে নয়। মানে দেখ, ইউটিউব থেকে যেটা করছে সেটা হচ্ছে ওই পয়সা কামাবার যে ব্যাপারটা, কিন্তু মার্কেট কি একদম ভেতর থেকে কিভাবে পুরো কনসেপ্টটা চলে, মানে একদম ইকোসিস্টেম অফ স্টক মার্কেট, এইভাবে আমাদের কলকাতা মার্কেট কেন, মানে পুরো ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, পুরো খালি, পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে। মানে আমি যদি তোকে খুব জেনুইনলি বলি, মার্কেটের স্ট্রাকচার, তাতে এইচআর গুলো মানে রোজ ঝাড় খায়, মানে কোম্পানির থেকে, কেন কি ওরা প্রপার ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট করতে পারছে না। আর যেহেতু আমাদের ইস্টার্ন পার্টসে কি আছে না, স্টক মার্কেটের ব্যাপারে মানুষের অনেক রকম একটু বদ্ধ ধারণা আছে, প্রপার নলেজ না থাকার জন্য। মার্কেটের কাজের ধরন আলাদা, যেটা অলরেডি বম্বে বা গুজরাট সাইডে খুব ভালো। জুয়া বলে। হ্যাঁ বল। অনেকে স্যার জুয়া বলে স্যার, ঠিক আছে, 90% লোকের সাথে কথা বলে বলে শেয়ার মার্কেট, এটা তো জুয়ার কা- কাজ করছি এরকম হয় কাজের কেউ কাজ, হ্যাঁ, পিছে। কাজের ধরন আলাদা, ঠিক আছে, যেটা একমাত্র বম্বে, গুজরাট, কিছুটা ব্যাঙ্গালোর সাইডে, ঠিক আছে, পুনা, লিটল বিট মাদ্রাজ সাইডে এডুকেশন থাকলে মানুষজন একটু ভালো করতে পারে। আমাদের এখানে এখনো, দিল্লিও তো হ্যাঁ দিল্লি কিছুটা, কিছুটা দিল্লি, ঠিক আছে, ওই শুধু দিল্লির পকেটটুকু, ওখানে লোকের পয়সাও প্রচুর। তো কিন্তু কলকাতাতে লোকের পয়সা নেই এরকম নয়, কিন্তু যত লোকের পয়সা আছে ওটা খুবই কম পার্সেন্টেজ। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু তো টাকা পয়সাটা ব্যাপার নয়, মার্কেট সম্পর্কে কনসাসনেস ডেভেলপমেন্টটাও ইম্পর্টেন্ট। তো মার্কেট কনসাসনেসটা খুব কম। তো তোরা যদি কনসাসনেসটা যদি দেখাতে পারিস, তাহলেই তোরা দেখবি সিলেকশন হচ্ছিস। আমি তোদেরকে বেশ কিছু কোম্পানি বলছি যারা খুব ভালো ভালো ক্যান্ডিডেটের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে, মানে বেশ কিছু বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে, ওরা চাইছে ভালো ক্যান্ডিডেট আসুক। 4-5টা কোম্পানি খুব পপুলার এই ব্যাপারে, একটা হচ্ছে আইসিআইসিআই ডিরেক্ট, চেষ্টা করবি যদি এরকম কিছু পেয়ে যাস, মতিলাল ওসওয়াল, এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ, এসবিআই ক্যাপ সিকিউরিটিজ, ঠিক আছে, মানে একদম কোর ইকুইটি ফার্ম এগুলো, মানে এদের প্রচুর রকমের কাজ আছে, মানে শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, তারপরে তোর পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, প্রচুর রকমের কাজ আছে এদের। তোদেরকে হয়তো পরে গিয়ে অনেক রকম কাজই করতে হবে, আবার কেউ কেউ নিজস্ব চয়েস অনুযায়ীও কাজ করতে পারে, সেগুলো কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করবে। তবে যখন সেলস এর কাজ করায়, মানে অনেক জায়গায় কি সেলস এর কাজও করাবে? না, সেলস এর কাজ আলাদা হয়,
ঠিক আছে? তো ওদের মানে মেইনলি ইকুইটি ডেরিভেটিভ দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইকুইটি ডিলার বা ইকুইটি অ্যাডভাইজারের কাজ, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে এদের মেন যে কাজটা থাকে সেটা হচ্ছে কোম্পানির যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থাকে ট্রেডিং মেম্বার ওয়াইজ, ঠিক আছে? তো সেই ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওদের কাছে যে ক্লায়েন্ট বেস আছে, ঠিক আছে, সেই ক্লায়েন্ট বেস যেগুলো আছে, যেরকম একটা ব্যাংকে যখন কেউ চাকরি করে, ঠিক আছে, তো ব্যাংকে কি করতে হয়? সাপোজ ধর তুই ব্যাংকের লোন ডিপার্টমেন্টে আছিস, তাহলে তোর কি কাজ থাকবে লোন ডিপার্টমেন্টে? লোন পাস করানো, হ্যাঁ না? তবেই তো ব্যাংকে রোজগার হবে। সেরকমই অ্যাজ এ ইকুইটি ডিলারের কাজ হচ্ছে লোককে ইকুইটিকে ট্রেড করানো, ঠিক আছে? তো ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করা। দেখ এখানে খুব বেশি কনভিন্স করতে হয় না, যার কাছে থাকে সে এমনি ট্রেড করার জন্যই তোকে ফোন করবে। এবারে কোম্পানিতে যখন যে ফোন করবে তাকে ঠিকঠাক ভাবে ট্রেড করানো, তাকে একটা প্রপার ইনকাম জেনারেট করা এবং এটা রেগুলার বেসিসে এবারে তুই যত ক্লায়েন্টকে তোর নলেজ দিয়ে কনভিন্স করতে পারবি, এটা হচ্ছে মেন ফোকাস এরিয়া। মানে যেগুলো একদম ফুল ব্রোকিং ফার্ম সেখানে কিন্তু এই ধরনের কাজই বেশি, মানে এটাই তো কাজ। আর কাজটা কি আছে, কি করবি ওখানে? যেমন এখানে তোরা নিজেরা যারা ট্রেড করছিস টুকটাক, তোরা নিজের জন্য ট্রেড করছিস, ওখানে গিয়ে তোরা কি করবি? তোরা ক্লায়েন্টের জন্য ট্রেড করবি। এবারে কোম্পানির ভেতরে অনেক রকমের ব্যাপার থাকে, আমি সেগুলো বলতে চাইছি না, কারণ সমস্ত অর্গানাইজেশনের নিজস্ব নিজস্ব কিছু পলিসি আছে, সেগুলো বলাটা আমার ওপেন প্ল্যাটফর্মে ঠিক হবে না, সেই জন্য আমি কথাটা বলবো না। কিন্তু এগুলো কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে, সেগুলো তোরা নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স করলেই ভালো। মানে আমি খুব খোলাখুলি বলছি, দেখ তোদের কাছে তো আমার লুকাবার কিছু নেই। মানে অনেক কোম্পানি আছে ক্লায়েন্টের রেসপেক্ট করে না, আবার অনেক কোম্পানি আছে যারা ক্লায়েন্টকে রেসপেক্ট করে, ঠিক আছে? মানে ক্লায়েন্টের গেল তো গেল, ঠিক আছে? আবার অনেক কোম্পানি যে না, ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। আজকে ক্লায়েন্ট কিন্তু অনেক মানে ট্রেড করতে আর তোমার কি হতো, যত ট্রেড করে লস করুক তোমার কি, তুমি ট্রেড করাও, ঠিক আছে? তো অনেক সময় এথিক্যাল ব্যাপার থাকে না, ঠিক আছে? অনেক কোম্পানি, আবার অনেক কোম্পানি এথিক্যাল হয় কি না, ক্লায়েন্টের মার্কেট ফ্লাকচুয়েশনে টাকা নষ্ট হলো আলাদা জিনিস, কিন্তু অনেক সময় জেনে বুঝে করা হয়, কারণ যত নাম্বার অফ ট্রেড হবে ব্রোকিং ফার্মের ভালো, যত নাম্বার অফ ট্রেড ভালো হবে তাতে সে লস মেকিং ট্রেডিং হোক বা প্রফিট মেকিং ট্রেডিং। ক্লায়েন্ট ডিক্রিজ হবে। হ্যাঁ বল। যদি ওরকম মন থাকে তাহলে তো ক্লায়েন্টের ডিক্রিজ হবে না। একটা ক্লায়েন্টের কাছে ধরুন 10,000 টাকা রয়েছে, 10,000 টাকা ফুরিয়ে গেলে সে তো আর চাইবে না যে আমি ঢুকতে ওই জায়গায়, দেখ কারণ ওরা তারা যদি ওইসব লসে বললো। তো 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 এইখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, মার্কেটে ট্রেডিং এ তারাই টাকা ঢালে যাদের কাছে অনেক এক্সট্রা আছে। তোরা তোদের দেখ, তোরা এখন স্টুডেন্টশিপে আছিস বা জাস্ট হার্ডলি হয়তো একটা পজিশন আছে, মার্কেটে এরকম প্রচুর লোক আছে যাদের কাছে অনেক অন্য রকমের টাকা আছে, যেটা তোরা ইমাজিন করতে পারছিস না। ওইসব টাকা মার্কেটে খেলা হয়। তোর দরকার ভালো ক্লায়েন্ট, ব্ল্যাক হয়ে ঢুকবে, হোয়াইট হয়ে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে? প্রচুর টাকা আছে মার্কেটে, আমি জেনুইন জিনিস বলছি, এত টাকা আছে মার্কেটে। তোরা 10,000 টাকা কিছু নয়, ঠিক আছে? 10,000 CR হবে। ঠিক আছে, 10,000 টাকা কিছুই নয়। মার্কেটে এরকম মানুষ অনেক আছে যাদের কাছে হিউজ হিউজ টাকা আছে, যেটা তোরা হয়তো ইমাজিনই করতে পারছিস না। তো তোরা না আমি মানে, জানি দাদা। আমি জানিস অনেকেই জানে, ঠিক আছে? মানে আমি যারা যেমন সম্পদকে বলছি এতটা, তো এত টাকা আছে যে ওই টাকাগুলো মার্কেটে আসবেই আসবে, তোদেরকে বেশি কিছু করতে হবে না, আর অত বেশি মোরালিটি দেখার দরকার নেই। আলটিমেটলি একটা জিনিস মনে রাখবি, যারা স্টক মার্কেটে কাজ করছে বা যারা স্টক মার্কেটে আছে, এরা কিন্তু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে অনেক বড় কাজ করছে। কেন? এই টাকাগুলো সার্কুলেট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই টাকাগুলো একজনের কাছে পড়েছিল, কারণ দেখ সে গ্রিডি হবেই, ঠিক আছে? যার কাছে অনেক এক্সট্রা টাকা আছে, অন্যরকম টাকা আছে, সে গ্রিডি হবেই। এবারে সে তার টাকাগুলোকে নিয়ে কি করবে? সে বা আরো আরো চাই, ঠিক আছে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গান আছে না বাংলাতে, কি মোরে আরো আরো দাও প্রাণ, ঠিক আছে? তো এখানে হচ্ছে মোরে আরো আরো দাও টাকা। এত মানে আরো চাই, মানে ধর 1 কোটি আছে, 2 কোটি করতে হবে, 4 কোটি করতে হবে, 5 কোটি করতে হবে, করতে আসবেই আসবে। সেটা আর হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে। আর ওই টাকা অটোমেটিক্যালি পুরো ডাইলিউট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ বল। বলতে এটার বিগ এক্সাম্পল হচ্ছে, তাও তো এটা লিগালি ভাবে চলে। ওই ইনলিগালি ভাবে তো রেস কোর্সে, তো আমার এক্সপিরিয়েন্স অলরেডি হ্যাঁ রয়েছে। হ্যাঁ জানি, ওটা তো জানি সেটা রেস কোর্সের গল্পই আলাদা, ঠিক আছে? তো স্টক মার্কেটে প্রচুর অপশন পাবে, যেটা পিয়ুষ জিজ্ঞেস করছিল নাকি স্যার, আজকের দিনে কলকাতা মার্কেটের এরকম অবস্থা কি প্রপার ছেলে মেয়ে নেই যারা মার্কেটটাকে বুঝবে এবং মার্কেটটাকে
চালাবে এবং ক্লায়েন্টদেরকে ট্রেড করাবে। ঠিক আছে, ক্লায়েন্ট কল করবে, কোম্পানি নিজস্ব ক্লায়েন্ট বেস থাকে, কোথাও ক্লায়েন্ট খুঁজতে যেতে হয় না। হ্যাঁ, কোম্পানি মাঝে মাঝে স্যার বলবে। একটা জিনিস হ্যাঁ বল। আমি শুনলাম যে মানে আমার একজন রিলেটিভের তার প্রায় 30-35 বছর ধরে ট্রেডিং লাইনেই আছে, মানে অনেক এখন বয়স হয়ে গেছে। হুম তো ওনার আছে সিরামে, বুঝলেন তো, সিরাম বুকিং প্ল্যাটফর্মে রয়েছে। হুম হুম তো এরকমও করে নাকি কোনো বুকিং প্ল্যাটফর্ম কি এরকম করে, ধরুন আপনি আমার ক্লায়েন্ট বা আমি আপনার ক্লায়েন্ট, আমার কাছে টাকা নেই, তো আপনি আমাকে বলছেন যে আপনি আপনার থেকে টাকা দিয়ে করিয়ে দেবেন, আর পরে হুম আমি ওই টাকাটা 2-3 মাস পরে নিয়ে নেবো, এরকম কিছু হুম হয়? হুম 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 মার্জিন মার্জিন দেয়, হ্যাঁ, মার্জিন দেয়। মার্জিন দেয়। এটা এটা তো ব্রোকিং ফার্মের বিশাল রোজগার রে। এই মার্জিন যেটা দেয়, টাকা একটা চোকাতে না পারলে ইন্টারেস্ট চার্জ করে দেয়। টাকা চোকাতে না পারলে ইন্টারেস্ট চার্জ করবে, তো শেয়ারে তো ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেবে, ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থেকে। প্লেজ করার স্টক মতো স্যার, পুরো ফ্রিজ করে দেবে। হ্যাঁ, স্টক প্লেজ করে দেবে। ওই যে প্লেজ করে দেয় সেটা তো। স্টক প্লেজ করে দেবে, তোর শেয়ার বিক্রি করেই না, তোর টাকা আসলে নিয়ে নেবে। 2020 সালে এরকম হয়েছিল, মানে এটা কালকে এই পরশুদিন এসে আমাকে বলছিল যে এরকম হয়েছিল 2020 সালে মনে হয় কিছু স্টক নেওয়ার জন্য বলেছিল, এর ওনার মার্কেটে প্রায় অনেক লাখ টাকাই পড়ে আছে। ঠিক আছে, প্রচুর প্রচুর লাখ লাখ টাকা পড়ে আছে। তো বলছে যেরকম আমার কাছে ছিল না সেই মুহূর্তে, তো আমাকে বলছে স্যার আপনার নামে আমি 5,000 টাকা ইনভেস্ট করে দিচ্ছি, এটা আপনার কিনে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি রেখে দিন, আপনি 3 মাস পরে টাকা দিয়ে দেন। বলছে না না, এখন কোনো কিছু দরকার নেই। আমি বলছি হতেও পারে, আমি অতটা ঠিক বলতে পারছি না। না না, এটা হয়। বলছে অনেক সময় সেদিন অনেকে ফোন করে বলছে যে স্যার আপনাকে 30-50 হাজার টাকা ইনভেস্ট করে দিচ্ছি, আপনি তো ট্রেডিং করছেন না, তো এটা করে দিচ্ছি, অনেক টাকা আপনি আমাকে পরে দিয়ে দেবেন 1 মাস পরে, এরকম ভাবে নাকি বলছে। হয়, এটা এটা হিউজ ইনকামের সোর্স। এটা মার্কেটে, আমি তোকে কি বললাম, মার্কেটে প্রচুর টাকা। মার্কেটে প্রচুর হ্যালো, টাকা। হ্যাঁ বল। আমার একটা বন্ধু রিসেন্টলি তোমার ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট রয়েছে না সল্টলেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউনিয়ন। হ্যাঁ, তো ওখান থেকে পাস আউট করেছে, ম্যানেজমেন্ট করেছে। তো ক্যাম্পাসিং হায়ারিং ছিল, তো মৌলালি ব্রাঞ্চে আইসিআইসিআই তে জয়েন করেছে ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। আমার বোনের বিয়েতে রিসেন্টলি এসেছিল, আমার অনেক পুরনো বন্ধু। ও বলছে নাকি যে তোমার ওদের কোনো কাজই নেই, সারাদিন হচ্ছে এইচআর এর সাথে কনসাল্ট করে আইসিআইসিআই ডিরেক্টে যে হায়ারিং গুলো হচ্ছে ওগুলোকে মানে ইনক্রিজ করা আর মার্কেটে ক্লায়েন্ট বেস বাড়ানো, এই হচ্ছে ওর কাজ। এর জন্য ওর প্যাকেজ হচ্ছে ইয়ারলি 6 লাখ টাকা। এখন মিনিমাম প্যাকেজেই আছে। হ্যাঁ পূর্বা বলো, পূর্বা কিছু না বলছো? স্যার, না এবার স্যার রাখি, আমি ছুটি না, হয়ে যাবে। ক্লাস তো হয়ে গেছে, আমরা তো হ্যাঁ, আজকে ক্লাস তো গল্প, হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাস আজকে গল্প করছি হয়ে আজকে। গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর স্যার ওই ইসে ডিম্যাটের অ্যাকাউন্টের ওইটা একটুখানি স্যার খেয়াল মানে হচ্ছে না তো। দেখছি, আমি এবারে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিচ্ছি, আমি তো, আমার দায়িত্ব তো হলো না। কেন এরকম হলো, এই প্রথমবার এরকম হলো কি অ্যাকাউন্ট ওপেন হচ্ছে না। তাই আচ্ছা, সুমিতের সাথে আমি একবার কমিউনিকেট করে দেবো। সুমিত একটু দেখে নিস তো রে, পূর্বার কেন হচ্ছে না, আমি তোকে বলবো। নাহলে যেখানে একটু ঠিকঠাক হবে অ্যাকাউন্ট ওপেন করে নিতে হবে। ঠিক আছে, আমি দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, রাখ। হুম। স্যার ওই ক্ষেত্রে তাহলে কি স্যার ওই ইন্টারেস্ট চার্জেস করে, মানে ধরুন 3 মাসের উপরে ধরুন 50,000 নর্মালি টাকা একটা ইনভেস্ট? একটা টাইম পিরিয়ড থাকে, একটা টাইমের পর ওদের একটা টার্মস কন্ডিশন থাকে, ওই টাইমের মধ্যে না পেমেন্ট করলে তখন একটা ইন্টারেস্ট চার্জেস থাকে, বা তোরই শেয়ার যেটা প্লেস করা থাকে ওখান থেকে ওরা কেটে নেয়, ওখান থেকে ওটাই কেটে মানে নেয়। আপনার নামে শেয়ারও সবকিছু হবে, 3 মাস পরে টাকা দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, বেসিক্যালি শেয়ারের এগেনস্টে লোন, আর কিছু না। ওটা মানে ব্ল্যাক মানি ছিল, ওই জন্য মানে ফোন করে বলছে যে টাকাটা খাটিয়ে দেবে তার নাম দিয়ে। না না, ওটা তো স্যার এগুলো ওটা কি স্যার ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি, পোর্টফোলিও না না, সব সব ম্যানেজমেন্টে? সব ব্ল্যাক মানি হয় না, সব ব্ল্যাক মানি হয় না। কোম্পানি নিজস্ব অনেক ফান্ড থাকে, ঠিক আছে, কোম্পানি নিজের ফান্ড দিয়েই ক্লায়েন্টকে ট্রেড করায়। সব কিছুকে ব্ল্যাকের দিকে ওরকম তো বল, পাগল। ঠিক আছে, কোম্পানি নিজস্ব অনেক ফান্ড থাকে যেগুলো কোম্পানি ব্রোকিং নিজের ফার্মের ক্লায়েন্টকে কাছে দিয়ে। নিজস্ব ব্রোকিং ফার্মের কাছে কোটি কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। ঠিক আছে, প্রচুর টাকা থাকে, ওরা আর ওদের নিজেদের টাকা, ওরা নিজেদের ইউটিলাইজ করতে পারছে না। নিজেদের টাকা দিয়ে ওরা যেরকম ব্যাংক লোন ওই দেয় জন্য না চাইছে ক্লায়েন্টকে। ওই জন্য চাইছে যে আমরা আরো মার্জিন বাড়িয়ে দিচ্ছে কোম্পানিগুলো, বলছে ক্লায়েন্ট মানে মার্কেটে ফ্লো থাকবে, লোক মানে লোক ট্রেড করে না, লোক ট্রেড করে না। করে না। 130 কোটি পপুলেশনের মধ্যে 1% থেকে সেটাও, 2% লোক তাতেও তো 30%। দেখালাম তোদেরকে, তোদেরকে দেখালাম রিসেন্টলি, দেখবি জিরোদা খুলবি, খুললেই প্রথমেই দেখাচ্ছে কি 10 জনের মধ্যে 9 জন লস মেকিং ট্রেডার। অনেক লোক অনেক বড় বড় কথা বলে। প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মে সব।
অনেক লোক অনেক বড় বড় কথা বলে, কেউ সত্যিটা তো বলে না, ঠিক আছে? কিন্তু রিয়েলি ট্রেডিং করতে গেলে যে ট্রেডিং এর যে বেসিক এরিয়া গুলো সেগুলো সবাই জানেই না। শুধু টাকাটা নিয়ে গিয়ে ভাবে কি এই বাই করে দিই, সেল করে দিই, কলটা কিনেছি, বাইটা পুটটা কিনেছি। কিন্তু একটা যে প্রপার মাইন্ড সেট আপ বা সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস নিয়ে যে মার্কেটে টিকে থাকতে হয় সেটা কেউ জানেই না। আর দুবার একবার লস করলে বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে মানে ট্রেডারই মার্কেটে টিকে থাকতে চায় না। মানে না শিখে করতে গেলে এই প্রবলেমটা হবে। ভালো করে জিনিসগুলোকে জানবে তবে তো করবে। 10 জনে 9 জন ফেলিয়ার হয়, তার মানে কি? মানে তবে জান। মানুষ এখন একটু, হ্যালো, বল শুনছি। মানুষ এখন একটু বেশি মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে ইন্টারেস্টেড দেখিয়ে দিয়েছে, তো তাই জন্য মিউচুয়াল ফান্ড গুলোর কাছে এত পরিমাণ টাকা এসে গেছে, প্রতিটা মিউচুয়াল ফান্ড ধীরে ধীরে মিউচুয়াল মানে ফান্ডের দিকে দেখ, ইনভেস্ট করাটাও বন্ধ করে দিচ্ছে। স্টকের থেকে মিউচুয়াল ফান্ডের ইন্টারেস্ট অবভিয়াসলি বেশি হবে, কারণ কটা লোক জানে মার্কেটের ব্যাপারে। তো মানে স্টক ট্রেডিং তো খুবই ভেরি ফিউ পিপল যাদের মধ্যে স্কিলস জেনারেটিং এর ইচ্ছা হয়েছে। যেমন তোরা শিখছিস, আগে গিয়ে তোরা দেখবি, তোরা যত সময় যাবে তোরা বুঝতে পারবি কি তোরা কত গ্রিপ করতে পারছিস মার্কেটে। কিন্তু বেশিরভাগ লোক তো শেখে না এত সময় দিয়ে। এই যে ধর 3 মাস 4 মাস ধরে 2 ঘন্টা করে রোজ, হ্যাঁ, কটা লোক আছে রে এরকম রোজ জিনিস শিখে? কজন আছে কি যারা মার্কেটকে শুনছে, শিখছে, তারপর সেটাকে অ্যাপ্লাই করছে, তারপর নিজের সময় দিচ্ছে? এরকম লোকের সংখ্যা অনেক কম। এবারে মিউচুয়াল ফান্ডে কি কোম্পানি চালাচ্ছে, ফান্ড তুই ওরা ম্যানেজ করছে, তুই ফান্ড দিয়ে দিচ্ছিস ব্যাংকে টাকা রাখার মতো, কিন্তু একটু রিস্কি, ঠিক আছে? এসআইপি করছে। তো মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা তো যাবেই, কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডের টাকাও তো মার্কেটে আসছে, সেই জন্যই তো মার্কেটে ডিআইআই ফ্লো গুলো যখন হয়, এফআইআই ছেড়ে যায়, তখন মার্কেটে গ্রোথ দেখতে পাস। তবে তুমি যদি একটা প্রপার ক্যালকুলেশন করো, ইন্ডিয়ার মধ্যে বেশিরভাগ পার্টটাই তো তোমার ভিলেজ এরিয়া। তো যে সিটি গুলো রয়েছে ওখানেও মানে প্রপারলি মানুষ এডুকেটেড না। যদি না, এইসব, নয় তো, নয় তো। যদি যদি এস্টিমেট দাও না 10%, তাও মানে ইন্ডিয়ার পপুলেশনের যে কটা সিটি রয়েছে 10%ও যদি তুমি ক্যালকুলেশন করে নাও, তাও মোটামুটি তোমার হয়ে যায় ইন্ডিয়ার 4 থেকে 5% লোক হয়ে যায়। তো মানে এইটা তারাও 10%ও না, মানে ওটা মোস্ট প্রবাবলি হয়ে যাবে তোমার 5 to 7%। এইটা থেকে আর এইটা গ্রাম তো থেকে ছেড়ে দিলাম। এইটা থেকে পজিটিভিটি এটাই তোদেরকে নেওয়া দরকার কি এই মার্কেটটাতে যদি কেউ টিকে থাকিস তাহলে গ্রোথটা হিউজ আছে। এটাই আমি বলছি কি মানে দেখ, যেটা অলরেডি গ্রোথ নেই, যে যে মার্কেট অলরেডি মানে খারাপ অবস্থা তো নেই, একটা ট্রেন্ডে আছে। যে মার্কেটে গ্রোথ আছে, ঠিক আছে, সেই মার্কেটে যদি ঢুকতে পারিস বা যে এখনো ইনিশিয়াল স্টেজে আছে সেই মার্কেটে যদি তুই টিকে থাকতে পারিস, একটু টিকে থাকতে হবে, ঠিক আছে, মার্কেট স্ট্রাকচারের সাথে নিজেকে মানাতে হবে। তো সময় লাগবে, এগুলো বলা সহজ, করা সহজ নয়। তো একবার যদি টিকে যাস না, সময়ের সাথে সাথে নিজের নলেজকে টেস্ট করতে করতে ধাক্কা খেতে হবে, হোঁচট খেতে হবে, কিন্তু একবার টিকে যাওয়ার পর দেখবি অটোমেটিক্যালি মকা পাচ্ছিস, ঠিক আছে? সময় দিতে হবে স্যার, ঠিক আছে? আজকে এতটাই রাখি তাহলে, কালকে আসছি, কালকে একটু টেকনিক্যাল পড়বো, তারপরের দিন আমি আবার বাকি যে দুটো চ্যাপ্টার আছে ওগুলো কভার করবো, ঠিক আছে? এগুলো আর বেশি সময় লাগবে না, বাকি হয়ে যাবে। কোশ্চেন গুলো একটু দিয়ে দিও দাদা, না, দেবো না, দিয়ে দিও। দিয়ে দেবো। আর তোরা যা হয়ে গেছে আমার এনআইএসএম তিনবার এর করে সাইট হয়ে থেকে গেছে। তথা লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবে, এগুলো ওই ওই কোশ্চেন গুলো এনআইএস প্র্যাকটিস কর সাইট থেকে, এনআইএসএম এর সাইট এনআইএস থেকে যে। কোনো কথাটা, পাসপোর্ট ফিওরের মধ্যে আমি ফ্রি ডেমো ভার্সনটা নিয়েছিলাম, ঠিক হুম। আছে? ডেমো মানে ফ্রিটা 10টা করে, ওটাও আমি মোটামুটি ধরে নাও 20-30 বার করে নিয়েছি। তাহলে মানে একই পাসপোর্ট কাজটা করার পাসপোর্ট শিওরের একটা এমনি ভার্জনও হয়, ওটাও কিনতে পারিস তোরা। পাসপোর্ট হ্যাঁ শিওরের ওটা একটা, দেখেছি আমি, কিন্তু ওটা তোমার টাইম আছে, মানে তোমার 1 মাসের পিরিয়ড আছে, 1 সপ্তাহ হ্যাঁ, রয়েছে। 400 টাকা এই না কত পিরিয়ডে টাকার হ্যাঁ, মধ্যে নেয় বোধ আরে হয় ওর একটা। ওইটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু ওই যদি টাইম ডিউরেশনটা একটু বাড়িয়ে দিত তাহলে আমার খুব ভালো হতো। কথাটা বুঝলে তো? আগে এবার পুরো ওই জন্য প্রিপেয়ার ওটা করে নিয়ে তারপর কর, পুরোটা প্রিপেয়ার করে নে আগে, আমার কোশ্চেন্স গুলো প্রিপেয়ার করে নে, ঠিক আছে? এনআইএসএম এর কোশ্চেন্স গুলো প্রিপেয়ার করে নে, দিয়ে পাসপোর্ট শিওরের একটা 1 মাসের প্যাক মার, আরো ঠিক আছে, একদম এক্সাম প্রিপারেশন হয়ে যাবে। আমি খুব সিম্পল, দেখ আমার থেকে ঠিক প্রায় আছে। অলরেডি 350 কোশ্চেন পেয়ে গেছিস, ইনস্টিটিউটের ম্যাট থেকে 150 কোশ্চেন পেয়ে যাবি, তো 500 550 কোশ্চেন তো হয়ে গেল। এবারে কেউ যদি মনে করে তুমি কি পাসপোর্ট শিওরটা নেবে, পাসপোর্ট শিওরের একটা 1 মাসের প্যাক মার, প্র্যাকটিস কর আর এক্সাম দিতে চলে যা। এমনকি জানো তোমার কোশ্চেন যে কটা দিয়েছো না আমাকে, 350টা, সাড়ে হুম। তিনশো কোশ্চেন মধ্যে কতগুলো তোমার সেম কোশ্চেন আছে আমি তোমাকে বলে দেবো। আমি সব আলাদা আলাদা করে রেখে দিয়েছি, মানে ওই কোশ্চেন মার্কিং দিয়ে, 350 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 350 কোশ্চেন তো, আমি তো অনেকগুলো পিডিএফ আমাকে সম্পদ তো বললো যে অনেকগুলো পিডিএফ সেম হয়ে গেছে স্যার।
তো বললে সেইখান না থেকে সেম না, ওখানে তোমার 6খানা পিডিএফ পাঠিয়েছো, তার মধ্যে দুটোতে 100 করে রয়েছে, দুটো না 3টেতে 100 করে রয়েছে, আর একটাতে 50 আছে, আরে টোটাল সেটাই 350। সেটাই হ্যাঁ আমাকে ওটাই এ বলছি, বললো। এবার ওর মধ্যে একখানা পিডিএফ আছে যেটা 50টা কোশ্চেনের পিডিএফ আছে, ওই হুম। কোশ্চেন গুলো না মানে একটুখানি আনকমন টাইপের রয়েছে, বুঝলে তো, আচ্ছা, আমি যা পড়েছি বুঝেছি। আর বাকি যে 100খানা করে 3টে কোশ্চেন পিডিএফ পাঠিয়েছো, ওই 3টে কোশ্চেনের পিডিএফ এর মধ্যে অনেক কোশ্চেন আছে সেম কোশ্চেন, আর অনেক কোশ্চেন আছে না মানে যেগুলো ঘুরিয়ে কোশ্চেন করে দিয়েছে। আমি ওই কটা কোশ্চেন গুলো না আলাদা করে, আমার তো সব প্রিন্ট আউট করা, এবার ওগুলো আবার স্পাইরাল বাইন্ডিং ও করা আছে, আমি স্পাইরাল বাইন্ডিংটা খুলে ওই সব কোশ্চেন আলাদা করে রেখে দিয়েছি, আমি ওইগুলো নিয়েই যাও পরীক্ষা হলে। পরীক্ষা হলে মানে হলে হলে বলতে কি মানে হলে আগে যাব, একটু আগে গিয়ে কোশ্চেন গুলো যাচ্ছে আমার দেখার, ঠিক সারা আছে, মানে জীবনের আর লাইসেন্স যেগুলো ক্যান্সেল করে দেবে। সারা জীবনের লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেবে, আর কোনোদিন সেবির কোনো বাবা এক্সামে বসতে দেবে না। 3টে করে সেবি থেকে সামনে ব্যান করে দেবে। এইভাবে চার পাশে 4খানা সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, তারপরে তো মাঝখানে 2-3টে করে বসানো, পাগল সেবি নাকি আমি? সেবি থেকে কমপ্লিট মানে সেই এগুলো সেই সিউ বুদ্ধি লাগাচ্ছিস তুই। হ্যাঁ, এগুলো সব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বুদ্ধি লাগাচ্ছিস। তা আরে ফি না কম। এই চল ঠিক আছে, কালকে দেখা হবে।